लाइफ ऑफ पाई। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते कि इरफान खान कनाडा में रहते हैं और उनका नाम है पाई पटेल। और उनसे वहां पर मिलने एक राइटर आता है जो पिछले 2 सालों से किताब लिख रहा था और 2 सालों की मेहनत के बाद उसने पाया कि वो कुछ भी नहीं लिख पाया और उसने सब कुछ फाड़ के फेंक दिया। और अब इरफान खान के अंकल ने इस राइटर को इरफान खान के पास भेजा और ये कहा है कि इरफान खान के पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और उस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें ईश्वर पे भी विश्वास हो जाएगा। इरफान खान बोलते हैं कि ये तो मैं नहीं कह सकता कि तुम्हें ईश्वर पे विश्वास होगा कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना सकता हूं। वैसे मैंने रिचर्ड पाकर के बारे में कई सालों से बात नहीं की और इसके बाद पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और ये दिखाते कि अभी इरफान खान बहुत छोटे हैं और उनका नाम होता है पिसिन पटेल, यानी कि PISCINE पिसिन। ये नाम एक स्विमिंग पूल के नाम पर इरफान खान का रखा था, लेकिन स्कूल में सब बच्चे उन्हें चढ़ाते हैं और उन्हें कहते हैं पिसिंग पटेल, यानी कि PISSING। पिसिंग मतलब होता है टॉयलेट करना। और इस बात से परेशान होकर इरफान खान बचपन में अपना नाम पिसिन से पाई रख देते हैं और अब वो इसी नाम से जाने जाते हैं। पाई बचपन में पौंडीचेरी रहते थे और उनका जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था, लेकिन पाई ईश्वर से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो सभी धर्मों को मानते थे, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदू, सबको। पाई चर्च भी जाता, नमाज भी पढ़ता और ईश्वर की आराधना भी करता। और इन सब चीजों में पाई की मां उसे हमेशा सपोर्ट करती। वो कहती कि ये अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और इसको इसके जवाब जरूर मिलेंगे। हालांकि इस चीज में पाई के पिता उसे सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो उन्हें ये समझाते हैं कि धर्म अंधकार है और इसमें कुछ नहीं रखा। यहाँ पौंडीचेरी में पाई के पिता का एक जू होता है, यानी कि चिड़ियाघर, और उस चिड़ियाघर में बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे जानवर होते हैं और इन्हीं जानवरों में एक बंगाल टाइगर भी होता है जिसका नाम होता है रिचर्ड पाकर। हालांकि रिचर्ड पाकर उस शिकारी का नाम था जिसने इस टाइगर को पकड़ा था। जब ये टाइगर छोटा था तो ये नदी के किनारे पानी पीने आता है और वो शिकारी इसको पकड़ लेता है और इसका नाम रखता है थ्रस्टी। और जब इसे जू भेजा जाता है तो इसका नाम शिकारी के नाम से बदल जाता है, यानी कि शिकारी का नाम तो हो जाता है थ्रस्टी और इसका नाम हो जाता है रिचर्ड पाकर। हालांकि बाद में बात सबको पता चल जाती है, लेकिन सब इसको अब रिचर्ड पाकर के नाम से ही बुलाते हैं। पाई जब 12 साल का होता है तो वो रिचर्ड पाकर को अपने हाथ से मांस का टुकड़ा खिलाना चाहता है और रिचर्ड पाकर भी खाने वाला होता है कि तभी उसके पिताजी आ जाते हैं और उसे बहुत डांटते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए वो रिचर्ड पाकर के केज के बाहर एक बकरी के बच्चे को बांध देते हैं और तभी रिचर्ड पाकर आता है और उसे बड़ी बेरहमी से मारता है। ये देखकर पाई बहुत डर जाता है और उसके बाद उसकी पूरी धारणा रिचर्ड पाकर के लिए बदल जाती है। वक्त बीतता है और पाई पटेल 16 साल का हो जाता है और 16 साल की उम्र में उसकी मुलाकात होती है आनंदी से और आनंदी से उसे प्यार हो जाता है। लेकिन तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि हम पूरी फैमिली के साथ अब कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो उनका जू था वो अब बंद हो रहा है, क्योंकि जिस जमीन पे उनका जू होता है वो उनकी नहीं होती, लेकिन जानवर उनके होते हैं। तो पाई के पिता कहते हैं कि हम जानवरों को लेके शिप में जाएंगे और मैं अपने जानवर नॉर्दर्न अमेरिका में भेज दूंगा और हम कनाडा में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां मुझे कोई जॉब जरूर मिल जाएगा। और ये डिसाइड होता है कि अब पूरी फैमिली कनाडा शिफ्ट होगी। हालांकि पाई कनाडा नहीं जाना चाहता, वो इंडिया ही रहना चाहता है, लेकिन पाई की उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो अपनी भी बात रख सके। और कनाडा जाने से पहले वो आनंदी से मिलता है, उसे बहुत दुख होता है और उसके बाद ये दिखाते कि पूरी फैमिली शिप में पाई और उसकी माँ वेजिटेरियन होती है। हालांकि उसका भाई जिसका नाम रवि है और उसके पिता नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब शिप में वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता तो उन्हें वहां पर बहुत समस्या होती है, लेकिन वो किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब जब उनका शिप विशाल समंदर के बीचों बीच होता है तो एक तूफान आता है और उस वक्त पाई पटेल डेक पे होते हैं और पाई की पूरी फैमिली अपने अपने रूम्स में होती है। और इसके बाद ये दिखाते कि शिप डूब रहा है और सब भाग रहे हैं और तब ये दिखाते कि पाई भी अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, लेकिन एक क्रू मेंबर उसे सेफ्टी बोट पे फेंक देता है और बोलता है कि तुम जाओ। हालांकि पाई जाना नहीं चाहता, वो अपनी फैमिली की मदद करना चाहता है। और जब पाई अकेला सेफ्टी बोट में होता है तभी ये दिखाते कि एक ज़ेब्रा उसी बोट में कूदता है और उसके कूदने की वजह से रस्सी छूट जाती है और उनकी सेफ्टी बोट समंदर में गिर जाती है और अब उस बोट में ज़ेब्रा और पाई होते हैं। तूफान बहुत तेज होता है और समंदर की लहरें बहुत ऊंची ऊंची होती है। तभी पाई देखता है कि समंदर में कोई तैर रहा है और उसे लगता है कि वो कोई इंसान है और वो उसे बचाने के लिए एक ट्यूब फेंकता है ताकि उसे खींचकर बोट पे ले आए। और जब उसके पास वो चीज आती है तो वो देखता है कि वो रिचर्ड पाकर होता है, यानी कि वो बंगाल टाइगर। पाई कोशिश करता है कि वो बोट पे ना आए, लेकिन समंदर की लहरें बहुत ऊंची होती है जिसकी सपोर्ट से वो बोट में आ जाता है और पाई बोट से नीचे कूद जाता है। लेकिन पाई के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसे दोबारा बोट में आना पड़ता है। और जब वो बोट पे आता है तो वो देखता है कि वहां पर रिचर्ड पाकर नहीं होता, वहां पर सिर्फ ज़ेब्रा होता है। और ज़ेब्रा अपनी जगह से नहीं हिल सकता क्योंकि जब वो बोट पे कूदा था तो उसका पैर टूट जाता है और वो एक जगह लेटा होता है।
इसके बाद ये दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है और तूफान थम जाता है, लेकिन बोट के अंदर पानी भर चुका है जिसे पाई बाल्टी से निकाल के बाहर फेंकता है। और जब वो पानी फेंक रहा होता है तभी वहां से एक हाइना आता है जो अंदर छुपा होता है। दरअसल वहां पर एक टेंट टाइप का होता है जिससे आधी से थोड़ी सी कम बोट कवर्ड होती है और उसी के अंदर वो हाइना छुपा होता है। पाई हाइना को देखकर बोलता है कि शायद अभी नींद की दवा का असर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब ये सारे जानवरों को समंदर के सफर में ले जाते हैं तो सबको नींद की दवाई दे देते हैं, क्योंकि जानवरों की समंदर में तबीयत खराब हो जाती है। धीरे धीरे हाइना एक्टिव होता है और पाई पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पाई ऊपर चला जाता है जहां पर वो टेंट होता है और हाइना वहां पर नहीं आ पाता और उसके पास एक डंडा भी होता है जिससे वो हाइना को पीछे कर रहा होता है। तभी पाई देखता है कि समंदर में एक चिंपैंजी केलों के गट्ठे के ऊपर बैठा होता है और वो बहता हुआ जा रहा होता है। पाई उसे जोर से आवाज लगाता है और उसे अपनी बोट पे बुला लेता है। और अब बोट पे ये 4 लोग हैं, पाई, ज़ेब्रा, हाइना और चिंपैंजी। बोट में पाई के लिए और चिंपैंजी के लिए खाना है, लेकिन हाइना के लिए नहीं, क्योंकि वो एक शिकारी है और वो रात को ज़ेब्रा को मार देता है। पाई को भी ये डर होता है कि कहीं रात को सोते हुए हाइना उसे मार ना दे, इसीलिए बोट से एक डंडा निकला होता है जिसमें एक ट्यूब होती है और उसी के सहारे वो बोट से बाहर लटक के रहता है। अगले दिन सुबह पाई बोट में कुछ सामान से तैरने वाला एक प्लेटफॉर्म बनाता है ताकि वो उसे समंदर में फेंक दे और वो वहां जाकर बैठ जाए ताकि वो इन जानवरों से बचा रहे। ज़ेब्रा को तो हाइना पहले मार चुका है और अब बोट पे ये 3 है, चिंपैंजी, हाइना और पाई। पाई जब वो प्लेटफॉर्म बना लेता है तभी वो हाइना बाहर निकल जाता है और चिंपैंजी और हाइना की लड़ाई होती है। चिंपैंजी हाइना को एक लपाड़ा मारता है और नीचे गिरता है धड़ाक से, और ये देखकर पाई बहुत खुश होता है। तभी हाइना दोबारा से चिंपैंजी पे अटैक करता है और वो उसे मार देता है। हालांकि पाई उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। पर अब पाई को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो चाकू निकालता है और हाइना को बोलता है कि चलो आओ आओ। और तभी वहां से रिचर्ड पाकर निकल कर आता है और वो हाइना को मार देता है। दरअसल रिचर्ड पाकर भी नीचे छुपा होता है और इसके बाद वो पाई पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पाई ने जो प्लेटफॉर्म बनाया होता है वो उसे समंदर में फेंक देता है और उस पर जाकर बैठ जाता है और उस प्लेटफॉर्म को बोर्ड से रस्सी से बांध देता है ताकि वो उससे दूर न जा। रात भर पाई उसी प्लेटफॉर्म पे रहता है। अब वो बोट पर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो बोट पर गया तो रिचर्ड पाकर उसे मार देगा। लेकिन जब उसे भूख लगती है तो उसे बोट पर जाना पड़ता है, पर वो बोट के ऊपर नहीं जाता बल्कि नीचे खड़ा होकर खाने का सामान निकाल रहा होता है। और तभी रिचर्ड पाकर उस पर अटैक करता है और इसके बाद वो अपने प्लेटफॉर्म को दोबारा से बोट से दूर कर लेता है। इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि सेफ्टी बोट में खाने के साथ एक मैनुअल, एक बुकलेट भी होती है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर आप समंदर में फंस जाएं तो आपको क्या क्या करना चाहिए होता है। उसमें एक मैप भी होता है, लेकिन पाई को मैप देखना नहीं आता और पाई वो सब कुछ करता है जो उस बुकलेट में लिखा होता है। पाई ईश्वर से ये भी बोलता है कि तुमने मुझे बनाया है, तुम ही मेरा सब कुछ हो और अब तुम ही मुझे रास्ता भी दिखाओगे। पाई जानता है कि समंदर का सफर अब बहुत लंबा होने वाला है और जो प्लेटफॉर्म पाई ने अपने लिए बनाया है उस पर बहुत लंबे समय तक नहीं रहा जा सकता। इसीलिए वो तय करता है कि वो रिचर्ड पाकर को ट्रेनिंग देगा ताकि उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है। और यहाँ पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिचर्ड पाकर ज़ेब्रा को और हाइना दोनों को खा चुका है। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि रिचर्ड पाकर के पास पीने के लिए पानी नहीं होता। अब पाई उसकी मदद करता है, पाई उसे पानी पिलाता है और पाई सीटी के जरिए उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, यानी कि उसे अपने थॉट समझाने की कोशिश करता है। लेकिन रिचर्ड पाकर का रवैया अभी भी पाई की तरह बहुत एग्रेसिव होता है। पाई मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि अगर रिचर्ड पाकर की भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वो पानी में कूदकर उसे मार सकता है। पाई मछली पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती और इसके बाद होता भी वही है जो पाई ने सोचा होता है। रिचर्ड पाकर समंदर में कूद जाता है, लेकिन वो मछली नहीं पकड़ पाता और तब वो पाई की तरफ बढ़ता है और पाई जल्दी से रस्सी खींचकर बोट के ऊपर चला जाता है। और अब रिचर्ड पाकर नीचे है और पाई बोट के ऊपर, और रिचर्ड पाकर बहुत कोशिश करता है कि वो बोट के ऊपर आ जाए, लेकिन बोट ऊंची होती है और इसलिए वो ऊपर आ नहीं पा रहा होता। और पाई उस प्लेटफॉर्म को भी बोट पर ऊपर खींच लेता है जो उसने अपने लिए बनाया था, जिस पर वो बैठा रहता था, और वो कुल्हाड़ी निकालता है और अब वो शेर को यानी कि रिचर्ड पाकर को मारने वाला होता है कि वो रुक जाता है। पाई बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसके बाद वो अपना प्लेटफॉर्म दोबारा समंदर में डाल देता है और एक फट्टा बोट से लटका देता है, जिसका सहारा लेकर रिचर्ड पाकर बोट में दोबारा वापस आ जाता है और पाई दोबारा से अपनी उसी जगह पर चला जाता है। अब पाई रिचर्ड पाकर को बोट पे तो ले आता है, लेकिन भूखा क्या, वो अभी भी भूखा है। पाई तो बिस्किट खा लेता है, लेकिन रिचर्ड पाकर के लिए कुछ भी नहीं है। तब पाई एक मछली पकड़ता है जो काफी बड़ी होती है और उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। उसे मारने के बाद वो बहुत रोता है क्योंकि वो एक शाकाहारी है और वो किसी भी जीव हत्या के खिलाफ है। लेकिन इसके अलावा पाई के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो बोलता है थैंक यू भगवान विष्णु, मछली के रूप में आकर हमारी जान बचाने के लिए। और वो मछली
वो रिचर्ड पाकर को दे देता है। अब रात हो जाती है और रात को एक बहुत बड़ी व्हेल मछली उनकी बोट के पास आती है और वहीं पर एक जंप लगाती है। जंप लगाने से पानी बहुत जोर से हिलता है और जो प्लेटफॉर्म पाई ने अपने लिए बनाया था वो पूरी तरह से हिल जाता है और उसी प्लेटफॉर्म पर उसका सारा खाना और पानी होता है और वो सब का सब समंदर में बह जाता है। और अब पाई के पास ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए पानी है। अगली सुबह पाई बोट पर कुछ लेने के लिए आता है क्योंकि उस वक्त रिचर्ड पाकर अंदर होता है और जब वो बोट के ऊपर आता है तो उसी वक्त रिचर्ड पाकर बाहर आ जाता है। तभी पाई से एक मछली टकराती है और वहां पे गिर जाती है। उस मछली को पाई उठाता है और रिचर्ड पाकर की तरफ फेंकता है, बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। और जैसे ही वो उसकी तरफ फेंकता है वो मछली उड़ के भाग जाती है। दरअसल ये उड़ने वाली मछली होती है। अब रिचर्ड पाकर और पाई दोनों उस मछली की ओर देख रहे होते हैं। तभी वो दूसरी तरफ देखते हैं कि वहां से एक बहुत बड़ा मछलियों का झुंड उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है और जब वो झुंड उनकी बोट के आगे से गुजरता है तो बहुत सारी मछलियां उनकी बोट में गिर जाती है और एक बड़ी मछली जो उन मछलियों को खाने आ रही होती है वो भी उनकी बोट में गिर जाती है। उस मछली को रिचर्ड पाकर खाना चाहता है लेकिन उससे वो पाई छीन लेता है, बोलता है कि ये मेरी है और रिचर्ड पाकर उस मछली को छोड़ देता है। हालांकि पाई शाकाहारी है लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो मछली खाना शुरू कर देता है। और इसी के साथ साथ पाई अब रिचर्ड पाकर को ट्रेन करने की कोशिश करता है, उसे अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है और इस बार पाई को काफी हद तक कामयाबी मिल जाती है। लेकिन अभी भी पाई बोट के ऊपर नहीं रह सकता क्योंकि जानवर का कोई भरोसा नहीं, वो कब हमला कर दे ये नहीं कहा जा सकता। अब इसी तरह से इन दोनों का सफर चल रहा होता है और एक रात को बहुत जोर से तूफान आता है और उस तूफान में इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। इसी के साथ साथ पाई का प्लेटफॉर्म भी पानी में बह जाता है जो उसने अपने लिए बनाया था और अब पाई के पास अलग से रहने के लिए कुछ भी नहीं है और इसके आगे इन दोनों को बोट पर एक साथ ही रहना पड़ेगा। कुछ दिन बीतते हैं और इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। रिचर्ड पाकर भी अब एक ही जगह लेटा होता, वो हिल भी नहीं रहा होता। पाई उसके पास जाता है, उसका सिर अपनी गोद में रखता है और बहुत रोता है। वो कहता है कि रिचर्ड पाकर हम मर रहे हैं। लेकिन शायद किस्मत ने, ईश्वर ने इन दोनों के लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक सुबह जब पाई की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उनकी बोट एक टापू के किनारे पर होती है। पाई उस टापू पर उतरता है, कुछ जंगली सब्जियां खाता है और वहां से आगे जाता है और जब वो आगे जाता है तो उस टापू पे हजारों नेवले होते हैं और वहीं पर बीच में एक झील होती है और पाई उस मीठे पानी की झील में जाकर नहाता है। तभी वहां पर रिचर्ड पाकर भी आ जाता है जो नेवलों को खाकर अपना पेट भरता है। शाम को पाई पेड़ के ऊपर सोने के लिए अपना इंतजाम कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि सारे नेवले जितने भी उस टापू में होते हैं वो सब के सब पेड़ों पे चढ़ जाते हैं और रिचर्ड पाकर भी भागकर नाव में चला जाता है। पाई को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन रात को जब पाई की आंखें खुलती है और वो तालाब में देखता है तो वहां पर जितनी भी मछलियां होती है वो सब मर चुकी होती हैं और वो सब की सब पानी में गल रही होती हैं। इसके बाद ये दिखाते हैं कि पाई जिस पेड़ पे बैठा होता है उसी पेड़ पे उसके सिर के ऊपर एक फल लगा होता है, लेकिन वो फल नहीं होता। पाई जब उसे खोलता है तो उसके अंदर इंसान का एक दांत होता है और पाई समझ जाता है कि ये आइलैंड एक आदमखोर आइलैंड है। दरअसल उस आइलैंड का रात को जितना भी पानी था वो सारा एसिड में बदल जाता था और पानी में जितनी भी मछलियां होती थी वो सब मर जाती थी और वहीं पे गल जाती थी और इसी कारण से वहां पर जितने भी नेवले थे वो सारे के सारे पेड़ों पे चढ़ जाते थे और रिचर्ड पाकर भी भागकर नाव में चला जाता था क्योंकि रात को जो भी वहां रहेगा उसे सिर्फ मौत मिलेगी। दरअसल वो एक आदमखोर आइलैंड था जो कि पशु पक्षी आदमी किसी को भी मार सकता था। अगले दिन पाई बहुत सारी सब्जियां खाता है और अपने लिए बोट में बहुत सारी सब्जियां, पानी और रिचर्ड पाकर के लिए बहुत सारे नेवले रख लेता है क्योंकि अब उन्हें यहां से आगे का सफर तय करना है। पाई पूरी तैयारी करने के बाद सीटी बजाता है और जोर से रिचर्ड पाकर को आवाज लगाता है और रिचर्ड पाकर भी भागकर बोट पे चढ़ जाता है। अगर वो रिचर्ड पाकर को इस आइलैंड पे छोड़ता तो वो मर जाता, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। इससे आगे वो बहुत लंबा सफर तय करते हैं और फाइनली वो मैक्सिको के बीच पर पहुंच जाते हैं और वहां पर रिचर्ड पाकर उतरता है और जंगल की तरफ जाता है। पाई भी थककर वहीं किनारे पे पड़ा होता है और पाई सोचता है कि रिचर्ड पाकर उसे पीछे मुड़ के जरूर देखेगा, लेकिन वो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखता और वो जंगल में चला जाता है। इस बात से पाई को बहुत दुख होता है, वो बच्चों की तरह रोता है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो पाई को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब कहानी घूमकर फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर इरफान खान यानी कि जो पाई बड़ा हो चुका है वो उस राइटर को ये पूरी कहानी सुना रहा है। इरफान खान बोलता है कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ था, अगर मैं उस फ्लोटिंग आइलैंड पे नहीं पहुंचता तो मैं मर जाता और अगर मुझे वो दांत नहीं दिखता तो शायद मैं उसी आइलैंड में हमेशा के लिए रुक जाता और वहीं खो जाता। लेकिन ईश्वर हमेशा हर कदम पे मेरे साथ था। पहले उसने मुझे उस आइलैंड पे आराम दिया और उसके बाद उसने मुझे अपना सफर तय करने का, आगे जारी रखने का संकेत दिया। इरफान खान बोलता है कि अगर रिचर्ड पाकर नहीं होता तो शायद मैं जिंदा नहीं रहता। उसने मुझे जिंदा रहने की एक वजह दी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आप किसी को अलविदा ना कह पाओ। वो कहता है कि मेरे पिता ने जो कुछ मुझे सिखाया उसी की वजह से मैं जिंदा रह पाया।
काश मैं उन्हें थैंक यू कह पाता। काश मैं रिचर्ड पाकर को यह कह पाता कि अब सब ठीक है, ईश्वर हमारे साथ है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब राइटर बोलता है कि मुझे कई चीजों पे तो यकीन ही नहीं होता। इरफान खान बोलता है कि उस जहाज में अकेला केवल मैं ही बचा था, इसीलिए जापानीज शिपिंग कंपनी ने 2 लोगों को मेरे पास भेजा क्योंकि वो इंश्योरेंस वालों को कुछ रिपोर्ट देना चाहते थे। और जब मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो उनको इस कहानी पे यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा बताओ जिसपे हम यकीन कर सके, लोग यकीन कर सकें। और उसके बाद मैंने उन्हें एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी और उस कहानी की कॉपी अभी भी मेरे पास है और वो कॉपी वो उस राइटर को देता है। इसके बाद इरफान खान उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लगी। वो बोलता है कि पहली वाली जिसमें शेर है। इरफान खान बोलता है थैंक यू। वो बोलता है क्या आप मुझे इस कहानी को लिखने देंगे। इरफान खान बोलता है क्यों नहीं, मामा जी ने इसीलिए तो आपको यहाँ भेजा है। इसके बाद इरफान खान की फैमिली आ जाती है और वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है। इरफान खान की शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा एक बेटी है और अब वो अपनी जिंदगी में खुश है। हालांकि इरफान खान ने अपनी पूरी फैमिली को उस दुर्घटना में खो दिया था, लेकिन जिंदगी चलते रहने का नाम है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो